हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। और दोस्तों ये 11वीं क्लास की हिस्ट्री होने वाली है। और दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो वीडियो लास्ट तक देखता है और जो पढ़ने के इरादे से आया है वही इस वीडियो में रुके, नहीं तो वो अभी वीडियो छोड़ कर जा सकता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो हमारा 3rd चैप्टर है, यायावर साम्राज्य। दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी क्वेश्चनों को इसके अंदर ऐड किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ही देखना और पढ़ने वाले बच्चे ही केवल रुके इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी सब बच्चे छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, चंगेज खान। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो है मंगोलों का जो सम्राट, जो राजा, एक महान शासक चंगेज खान था, इसी के बारे में दोस्तों हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं और यही व्यक्ति पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चंगेज खान की हर कारा पद्धति क्या थी, उसकी क्या विशेषता थी। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपसे बात करें हर कारा पद्धति की, तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चंगेज खान की हर कारा पद्धति, एक मिनट, क्या बोला दोस्तों मैंने? चंगेज खान की हर कारा पद्धति एक संदेश वाहक प्रणाली थी। अब संदेश वाहक मतलब क्या? जो आज के समय में जो लेटर और मैसेज करते हो आप एक दूसरे को, तो दोस्तों वही है क्या? संदेश वाहन प्रणाली थी, जिसमें प्रशिक्षित घुड़सवार संदेश भेजने का कार्य करते थे। इस पद्धति में हर करों को निर्धारित मार्गों पर तैनात किया जाता था, जिससे संदेशों को तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। अब दोस्तों हर कारा पद्धति तो आप समझ चुके हैं क्या है। संदेश वाहन प्रणाली या पद्धति होता है, इसके अंदर जो प्रशिक्षित मतलब एजुकेटेड, जिसे आज इंग्लिश में बोलते हैं, वो सारे घुड़सवार होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तीव्रता के साथ संदेश को पहुँचाया करते थे, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या थी। इसका संगठन और नियंत्रण, तेज गति से संदेश का प्रसारण और रणनीति, क्या दोस्तों? तेज गति से संदेश का प्रसारण और रणनीति स्थानों पर तैनाती। यह पद्धति चंगेज खान के साम्राज्य में प्रशासन और सेना गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं? हर कारा पद्धति, ठीक है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट रहता था? ताकि जो इसकी रणनीति थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तीव्रता के साथ पहुंचाया जा सके। मतलब मान लो सेना को अगर कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो एक रणनीति ही है कि मतलब उधर नहीं जाना, इधर जाना है। इस तरीके से जो है घुड़सवार रहते थे, बहुत तीव्रता के साथ जाते थे और संदेश अपना पहुंचा देते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जुमुका कौन था? देखो दोस्तों, जुमुका कौन था और चंगेज खान ने जुमुका को परास्त करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? देखो दोस्तों, अब मैंने क्या बोला? जमुका कौन था और चंगेज खान ने जमुका को परास्त मतलब होता है हराने, तो ठीक है, हराने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो जरा ध्यान देंगे, जमुका चंगेज खान का पूर्व मित्र था, मतलब पहले का मित्र होगा, ठीक है। और मंगोल कबीले का नेता था। दोनों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, मतलब कि सत्ता मतलब राजा या गद्दी संभालने के लिए क्या हुआ? लड़ाई हुआ, संघर्ष हुआ। जब जमुका ने चंगेज खान के नेतृत्व को चुनौती दी, क्या की चुनौती दी? जमुका ने चंगेज खान के नेतृत्व को चुनौती दी। तो चंगेज खान ने जमुका को हराने के लिए मतलब परास्त करने के लिए संगठन और अनुशासन की नीति अपनाई। क्या? संगठन और अनुशासन की नीति अपनाई। किसको हराने के लिए? जमुका को हराने के लिए, ठीक है। उसने अपनी सेना को बेहतर तरीके से संगठित किया, ठीक है, और युद्ध की रणनीतियों को सटीक रूप से लागू किया। दोस्तों यहाँ पे जमुका कौन था? फ्रेंड था चंगेज खान का, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? सत्ता के लिए लड़ाई हुई, ठीक है ना, जिसकी वजह से इन्होंने क्या करा? आपस में एक दूसरे को हराने के लिए अपनी सेना को मजबूत किया। इसमें चंगेज खान ने अपने सेना को संगठित किया और प्रशिक्षित किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए तो आप लिख देना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं बार बार कि ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते चलना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों के इतिहास पर विश्वास न करने का क्या कारण है? मतलब हम मंगोलों के जो इतिहास है उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो ध्यान दें, मंगोलों के इतिहास पर विश्वास न करने के कारण यह है कि अधिकांश जानकारी, क्या बोला? ज्यादातर जो जानकारी है मतलब इंफॉर्मेशन है, वो मंगोलों के विरोधियों द्वारा लिखी गई है, मतलब अपोनेंट्स, विरोधी, अपोजिशन पार्टी के द्वारा लिखी गई है, जो उनकी आक्रामकता और अत्याचारों को बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं। आप बताओ, आप अपने दुश्मन के बारे में कभी सही सही जानकारी दोगे किसी को भी? वो तो अगर वो थोड़ा सा बुरा होगा तो आप उसको दूसरे के सामने और बुरा बता दोगे। तो वही है
कि जो मंगोलों की जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखी गई थी उनके शत्रुओं द्वारा या फिर ओपोनेंट या फिर उनके अपोजिशन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा मंगोलों की युद्ध नीति और साम्राज्य विस्तार के बारे में मिथक और झूठी कथाएं फैली हुई थी, जिससे सटीकता पर सवाल उठते रहते थे। तो आप समझ चुके होंगे कि मंगोलों के इतिहास में क्यों नहीं तवज्जो दी जाती, यानी क्यों नहीं उसको विश्वास क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादातर जो इनकी इतिहास लिखी गई है इनके अपोनेंट्स यानी कि विरोधियों के द्वारा लिखी गई है, और मिथक हैं कुछ, मतलब जैसे बोलते हैं होती है ना अफवाहें, वो सारी हैं, ठीक है। इस कारण से इनको इतिहास में इतनी जो है तवज्जो नहीं दी जाती है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों अब आ गया है हमारा 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान देना है बिल्कुल, क्योंकि इस चैप्टर से जरूर आता है एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। और दोस्तों लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, क्या अच्छी नहीं लग रही? तो दोस्तों अच्छी लग रही है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ध्यान दे इस चीज पर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप फिर लास्ट में पछताओगे कि हाँ हम सर की बात सुनते नहीं थे, वीडियो को बीच में छोड़ देते थे। फिर आप जब पछताओगे जब पेपर आपके हाथ में होगा और कहोगे कि हाँ सर बोल रहे थे क्वेश्चन पढ़ लो। बेटा इसलिए कह रहा हूँ अभी पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देंगे इस पे। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसकी सफलता के क्या कारण थे। अब देखो साफ सीधी बात है, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी, मतलब उसकी सैनिक की प्रणाली कैसी थी ये बतानी, सिंपल सी बात है। और उसने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया, उसकी क्या सफलताएं थी, ठीक है, या उपलब्धियां थी, ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, देखिए चंगेज खान 1162 से 1227 तक इसका काल रहा, ठीक है। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक और एक महान सैनिक नेता थे। मैंने क्या बोला दोस्तों, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक और एक महान सैनिक नेता थे, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए पहला पॉइंट, उसकी प्रमुख सैनिक उपलब्धियों में मंगोल साम्राज्य का गठन और विस्तार शामिल है, ठीक है। मतलब इसने क्या उपलब्धि हासिल करा, इसने क्या किया अपने जीवन में, तो इसने अपने मंगोल साम्राज्य का गठन और विस्तार शामिल है। चंगेज खान ने अपनी सेना को अत्यधिक संगठित, प्रशिक्षित, मतलब शिक्षा दी, किस तरीके से रणनीति, किस तरीके से लड़ना चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें, और अनुशासित किया, डिसिप्लिन किया। मंगोल सेना में घुड़सवारों का प्रयोग बहुत प्रभावी था और वे तेजी से युद्ध क्षेत्र में उतरने में सक्षम थे। समझ में आ रहा है, मतलब ये जब भी जाते थे तुरंत ही अपने सामने वाले अपोजिशन पार्टी को तुरंत ही चित कर देते थे, ठीक है। इस तरीके की इनकी रणनीति इन्होंने बना रखी थी, ठीक है। अगला पॉइंट, मंगोलों की सैनिक रणनीतियां। देखिए मंगोलों की सैनिक रणनीतियां किस तरीके से, मतलब ये लड़ाई करते थे युद्ध के मैदान में, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ध्यान दे, जैसे घेराबंदी युद्ध, घेराबंदी मतलब क्या कि चारों तरफ से घेर कर फिर अपने विरोधियों को मारना, ठीक है। गुप्त हमले, मतलब जो छुप छुप के जो हमले किए जाते हैं उसे गुप्त हमला कहा जाता है। और मानसिक दबाव डालने की चालें, ठीक है, उन्हें हर युद्ध में सफलता दिलाती थी। चंगेज खान ने युद्ध में उच्चतम सेना तकनीकी को अपनाया। क्या अपनाया, जो भी सबसे बढ़िया सेना तकनीक थी उसको अपनाया चंगेज खान ने, ठीक है। और अपने सैनिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया, ठीक है। शारीरिक भी और मानसिक, दिमागी रूप से भी मजबूत बनाया, ताकि जब रणभूमि में सही तरीके से रणनीति अपनाकर सामने वाले अपोजिशन पार्टी को हरा सके, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट में, आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए चंगेज खान की सफलता के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण उसका नेतृत्व, कौशल और रणनीति। मतलब वो व्यक्ति ही कमाल का था चंगेज खान, मतलब अपने सेना के लिए वो हर एक काम करता था। उसका नेतृत्व, उसका कौशल, उसकी रणनीति और उसकी सोच और संगठनात्मक क्षमता थे। उसने अपने सेना को, जैसे टुकड़ियां होती है ना, तो उसने 10, 100, 1000, 10,000, मतलब कि मान लो 10 सेना एक जगह से, 100 सेना एक जगह से, 1000 सेना एक जगह से और 10,000 सेना एक जगह से, जिसे हम कहते हैं बटालियन या फिर टुकड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो टुकड़ियों में, इतने इतने की टुकड़ियों में, समूह में उसने बांट रखा था, जिससे वह युद्ध के दौरान आसानी से नियंत्रित रख सकता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अलावा उसने अपनी सेना में कड़ी अनुशासन और निष्ठा स्थापित की। निष्ठा मतलब क्या कि अपने सम्राट यानी चंगेज खान के प्रति जो उनका विश्वास है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, मतलब लॉयल्टी, वफादारी होनी चाहिए, और एक अनुशासन, डिसिप्लिन, सारी चीजें थी, ठीक है। उसकी सेना की युद्ध क्षमता और जल्दी निर्णय लेने की शक्ति ने मंगोल साम्राज्य को विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो दोस्तों ये क्या था, ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा 8 मार्क्स में था, और ये जो क्वेश्चन है आपके मार्क्स, आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट आता है, ठीक है, कई बार आ रखा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको इसमें पढ़ा रखा है, ठीक है। और तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देंगे, ठीक है, लिख लेंगे पॉज करके वीडियो। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है याश। देखिए दोस्तों याश क्या था और इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे। क्या बोला मैंने, याश क्या था और इसके अर्थ में परिवर्तन आने के
क्या कारण थे, और याश के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, याश वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ध्यान दे। देखिए, याश मंगोलों का एक कानूनी और नैतिक कोड था। जैसे कोड होता है ना, एक तरीके की किताब मान लो, कोड मान लो, या नियम मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो याश मंगोलों का एक कानूनी और नैतिक कोड था जिसे चंगेज खान ने 12वीं शताब्दी में स्थापित किया था। किसने किया था याश को? चंगेज खान ने 12वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यह कानूनों का एक संग्रह था, मतलब इसमें नियम कानून लिखे गए थे कि किस तरीके से साम्राज्य के अंदर मतलब साम्राज्य को चलाया जाएगा। ठीक है, और जो मंगोलों के समाज, सेना जीवन और शासन को नियंत्रित करता था। ठीक है, क्या बोला मैंने? समाज, सेना जीवन और शासन को नियंत्रण करता था। जो इनका एक कानूनी पद्धति थी, या जो भी बोलो कोड था। ठीक है, याश का उद्देश्य सामूहिक शांति और एकता को बनाए रखना था, और इसके माध्यम से युद्धों और आपसी विवादों और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित किया जाता था। याश में हत्या, चोरी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए सजा प्रावधान था। जैसे कि दोस्तों, आज अगर आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हो तो आपको पता है कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में संविधान है, और संविधान के अंदर सारे नियम कानून लिखे गए हैं। तो उसी तरीके से जो चंगेज खान ने 12वीं शताब्दी में स्थापित किया था, इसके अंदर भी साम्राज्य को चलाने के लिए नियम कानून लिखे गए थे। ठीक है, इसके अंदर ये मुख्य बातें भी कही गई, हत्या, चोरी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान था। इसे मंगोल साम्राज्य में न्याय और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया जाता था। अगर अब याश वाला क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, चंगेज खान के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अंदर नियम और सारी चीजें लिखी गई थी अपने साम्राज्य को चलाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब बताना है कि मंगोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे कि मंगोल साम्राज्य का पतन हो गया। तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, आपके बुक से जो भी ये क्वेश्चन है, देखो मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन के आने के ना 70% चांस है, फिर भी मैंने इसको ले लिया ताकि कुछ भी आपके एग्जाम में रह ना जाए आपसे। ठीक है, तो आइए देखिए, मंगोल साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के थे। ठीक है ना, मतलब देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, मतलब साम्राज्य के अंदर से भी और साम्राज्य के बाहर से भी जो भी समस्या थी उसको पढ़ें। देखिए, पहले आंतरिक संघर्ष देखते हैं। देखिए, आंतरिक संघर्ष, क्या बोला मैंने? आंतरिक संघर्ष। ठीक है, ध्यान देंगे आंतरिक संघर्ष पे। देखिए, चंगेज खान के बाद मंगोल साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। मतलब जो चंगेज खान हट गया अपने पद से, या चाहे उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया गया, जिसका शासन उनके 4 पुत्रों ने किया। हालांकि प्रारंभ में इन हिस्सों में कुछ एकता थी, मतलब शुरुआत में जब ये बटा तो उस समय एकता भावना थी, लेकिन बाद में उनके बीच सत्ता का संघर्ष और झगड़े बढ़ने लगे, जिससे साम्राज्य की एकजुटता कमजोर हो गई। क्या बोला मैंने? साम्राज्य की एकजुटता कमजोर हो गई। तो अब समझ में आया आपको कि जब पहले, मतलब कि चंगेज खान के बाद इसके 4 पुत्रों में साम्राज्य को बांट दिया गया। पहले तो एकता थी, लेकिन बाद में चलकर सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, फिर एकजुटता कमजोर पड़ने लगी। ठीक है, अब देखिए, कुप्रबंधन और प्रशासनिक समस्या। देखो, कुप्रबंधन क्या होता है? जैसे कि मैनेजमेंट सही ढंग से ना करना, उसे हम कहते हैं कुप्रबंधन। ठीक है, अब देखिए, प्रशासनिक समस्या। मंगोलों ने व्यापक क्षेत्रों पर कब्जा किया था, लेकिन इन क्षेत्रों में, क्या बोला? व्यापक क्षेत्रों पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन इन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन स्थापित करने में वे विफल रहे। मतलब वो वहां पे प्रशासन लागू नहीं कर पाए, मतलब वो साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। ठीक है, शासन की विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार और अव्यवस्थित प्रशासन ने साम्राज्य को कमजोर बना दिया। मतलब देखो, विकेंद्रीकरण मतलब कि फैला था, जिसकी वजह से किसी के एक हाथ में नहीं थी पावर, सब अलग अलग निर्णय लेते हैं। भ्रष्टाचार काफी ज्यादा था, अव्यवस्थित रूप से सब चीज हो रहा था। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या था? साम्राज्य कमजोर पड़ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सांस्कृतिक और प्रशासनिक असमानता है। क्या बोला? सांस्कृतिक और प्रशासनिक असमानता। मतलब सांस्कृतिक मतलब समझते हो, वही मान लो जैसे कि हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, ठीक है, बिहारी, ये सब यूपी वाले, सब मतलब अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं। तो उसी तरीके से मंगोल साम्राज्य में भी सांस्कृतिक अलग अलग होती हैं। तो उसी प्रकार से प्रशासनिक और असमानता। देखिए, मंगोल साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण था, जैसे हमारे भारत में है। ठीक है, मंगोलों के पास प्रशासनिक अनुभव की कमी थी और उन्होंने अधिकांश शासकीय मामलों में विदेशी अधिकारियों को नियुक्त कर लिया। आप देखो यहाँ पे क्या कर लिया इन्होंने, जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, अपने प्रशासनिक मामले चलाने लग गए थे, उसी तरीके से मंगोल में भी ऐसा ही हुआ कि इन्होंने अपने ही प्रशासनिक
जगह पदों पर किसको ले लिया, बाहरी लोगों को नियुक्त कर लिया, ठीक है, जो कभी कभी स्थानीय आबादी के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असफल हो जाते थे। अब मान लो कि अब देखो जैसे होता नहीं है कि हम किसी एक समुदाय में हैं तो उस समुदाय का व्यक्ति ही उस समुदाय को अच्छे से समझ सकता है, अगर बाहर वाला आ जाए तो उसको सही से नहीं समझ पाता। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ, सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेट स्थापित नहीं कर पाए, आपस में तालमेल नहीं बना पाए, ठीक है। अब देखिए अगला है आर्थिक समस्या। देखिए युद्धों और साम्राज्य के विस्तार के दौरान मंगोल साम्राज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। व्यापार मार्गों में व्यवधान और भारी कर वसूली ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट और बोल सकते हो, आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, चरमरा गई, जिसके कारण भी क्या है, मंगोल साम्राज्य का जो है पतन हो गया। अब देखिए बाहरी आक्रमण। देखिए मंगोल साम्राज्य को बाहरी आक्रमण का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि चीन में, देखिए मैंने क्या बोला, मंगोल साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि चीन में युआन साम्राज्य का पतन और भारत में दिल्ली सल्तनत द्वारा मंगोल आक्रमणों को रोकने के प्रयास, ठीक है। इन सभी कारणों ने मिलकर मंगोल साम्राज्य के पतन को गति दी और इसके विघटन का कारण बना। तो दोस्तों ये सारे मुख्य पॉइंट थे जो कि आपके मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण थे। ये सारे पॉइंट टू पॉइंट अगर अपने एग्जाम में लिखोगे तो एक भी मार्क्स आपके कटने नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ी चंगेज खान के बारे में ही है, तो ध्यान देंगे। चंगेज खान कौन था, चंगेज खान और मंगोलों का विश्वास इतिहास में क्या स्थान है, मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने इस जो चैप्टर में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, थोड़े से ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है, चंगेज खान 1162 से 1227 मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और एक महान सेनापति था। उसका असली नाम तैमूजन कौन था, तैमूजन था। अगर उससे बोले मतलब अगर एक मार्क्स में आ जाए एमसीक्यू में कि चंगेज खान का असली नाम क्या था या पुराना नाम क्या था, तो क्या बोल दोगे आप, तैमूजन था, ठीक है। सॉरी दोस्तों थोड़ी गला खराब सा हो रहा है। तैमूजन था और उसने मंगोलों को एकजुट कर उन्हें विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना में बदल दिया, ठीक है। उसने मंगोलों की सेना को अत्यधिक संगठित और अनुशासित किया, मतलब उसे संगठित इकट्ठा किया, सिखाया, प्रशिक्षित किया उन लोगों को, ठीक है, किया और अपनी रणनीतियों के माध्यम से एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की। क्या की, एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों पर उसने अपने सेना के माध्यम से क्या करी दोस्तों, विजय प्राप्त की, ठीक है। अब देखिए चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को अपनी पुत्रों के माध्यम से 4 हिस्सों में बांटकर उसे स्थायित्व प्रदान किया, ठीक है। तो ये था हमारा चंगेज खान के बारे में। अब चलते हैं नीचे। तो देखिए चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, क्योंकि मंगोल साम्राज्य ने विश्व को एक नए युद्ध दृष्टिकोण और सेना रणनीतियों से परिचित कराया। उनकी गुप्त युद्ध पद्धतियां, घुड़सवार सेना का उपयोग और शत्रु पर मानसिक दबाव डालने की रणनीति, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना, कि इसकी सेना उपलब्धि में पढ़ चुके हैं। तो ये सेना उपलब्धि इसकी इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर क्या है, उनकी गुप्त युद्ध पद्धति, घुड़सवार सेना का उपयोग और शत्रु पर मानसिक दबाव डालने की रणनीति आज भी सेना रणनीति में मान्यता प्रदान है, ठीक है। अब देखिए मंगोल साम्राज्य ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। इसके अलावा मंगोलों ने विज्ञान, चिकित्सा और वास्तुकला में भी योगदान दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही थी, किसने किस तरीके से मतलब क्या उपाधियां हासिल की, मतलब इसने क्या उपलब्धियां थी चंगेज खान की। तो दोस्तों इसकी सैनिक उपलब्धियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सैनिक उपलब्धि वाला क्वेश्चन पढ़ा रखा है, पीछे है, वीडियो के पीछे जाके आप देख सकते हो। अब बाकी अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए चंगेज खान का मूल्यांकन करते समय यह कहना सही होगा कि वह एक महान शासक था, ठीक है ना, जिसने विशाल साम्राज्य की नींव रखी और उसकी प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक सोच और नेतृत्व कौशल ने उसको या उसे विश्व इतिहास में एक अद्वितीय मतलब क्या होता है, यूनिक, ठीक है ना, स्थान दिलाया। हालांकि उनके साम्राज्य के आक्रमणों और अत्याचारों की आलोचना भी की जाती है, लेकिन उनकी सेना सफलता और सांस्कृतिक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत तो देखो, अगर कोई एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, अगर ये राजा अच्छा था लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी या खामियां तो होगी ही, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश होता है
और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करें। हमें एग्जाम में कितने मार्क्स करने दोस्तों? 90 प्लस मार्क्स करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।